जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान धारा पब्लिकेशन का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया गया है सेकंड एडिशन का, उस क्वेश्चन बैंक से आज पेपर संख्या 3 को करने वाले हैं। इससे पहले जो है 2 क्लास को जो है ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो है वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग जो है आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो वस्तु का संवेग हो जाएगा क्या, तो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दुगना। याद रखिएगा, वस्तु का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि P बराबर m गुने v होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्नानुसार यदि द्रव्यमान जो है आपका कितना गुना है, तो 4 गुना है, एवं वेग जो है वो आधी हो जाने पर तो P बराबर m गुने v का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा P बराबर 4m है। द्रव्यमान कितना है, तो 4 है, तो 4m गुने v बटे 2, यानी कि P बराबर निकल के आ जाएगा 2mv, यानी कि दुगना हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। कौन सा समास विग्रह जो है इनमें से सही नहीं है, तो राज्यसभा। राज्यसभा राज्य के लिए सभा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा राजा के लिए सभा। याद रखिएगा। बाकी बचा गुरु दक्षिणा, यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, सेना नायक सेना का नायक। यह तीनों जो है आपका सही दिया गया है। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3 कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। यानी कि जीव द्रव्य नाम किसके द्वारा जो है दिया गया था, तो J.E. पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा, तो J.E. पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। आगे है इसका डिस्कर्स कि J.E. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। आगे है डुरजार्डिन ने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। आगे दिया गया है कि 1855 ईस्वी में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। याद रखिएगा कि 1855 में बिरचो ने क्या बताया था, कि वह बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। आगे है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, कब, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। साथ ही कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। आगे है टीवी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने। आगे है प्रश्न संख्या 4 कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है F7 का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, तो F7 का प्रयोग किया जाता है। आगे है इसका डिस्कस कि F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है। F2 का प्रयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। किसका, तो F2 का प्रयोग। F3 कुंजी का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोजने के लिए मदद करता है। और F4 जो है वो आपका Alt+F4 सक्रिय विंडो को जो है वो बंद करता है। कौन, तो F4। Alt और F4 प्रेस कीजिएगा तो सक्रिय जो आपका विंडो है वो बंद हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5 की ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो शाकले के द्वारा। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो शाकले के द्वारा। आगे है आविष्कारक और कुछ यंत्र जैसे
डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो एफ लेचेस्टर ने। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? तो वाल्टर हंट ने। और गैल्वेनोमीटर का आविष्कार तो वो हो जाएगा एंड्रे मैरी एम्पियर। लिफ्ट यानी कि यांत्रिक का तो इलिसा ओटिस। और स्कूटर का जी ब्रॉडसॉ। बाईसाइकिल का कै मैकमिलन। कताई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन। डायनमो माइकल फैराडे। लाउड स्पीकर होरेस शॉर्ट। और टेलीफोन का हो जाएगा ग्राहम बेल हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि 1857 के विद्रोह के नेता है और यहाँ पर केंद्र है। यानी कि ए में दिया गया है नाना साहब। नाना साहब का केंद्र कहाँ था? तो नाना साहब का हो जाएगा कहाँ पर? तो कानपुर में। रानी लक्ष्मीबाई का कहाँ पर हो जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का हो जाएगा झांसी। और बहादुर शाह जफर का हो जाएगा नई दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो हो जाएगा फैजाबाद से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 4 3। आगे है प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। जैसे दिल्ली था, दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। और कौन किया था? तो बख्त खान सैन ने नेतृत्व किया था। दमनकर्ता की बात करें तो निकलसन था और मारा गया एवं हडसन कैंपबेल था। याद रखिएगा हडसन था, यह हो जाएगा। कैंपबेल हो जाएगा आपका कानपुर से। और कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब और तत्या तोपे ने। लखनऊ से हो जाएगा बेगम हजरत महल। इसका दमनकर्ता हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएगा हेनरी लॉरेंस, जो कि मारा गया एवं कैंपबेल है। अगला है झांसी। झांसी से हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। दमनकर्ता की बात करें तो वो हो जाएगा ह्यूरोज। कौन हो जाएगा? तो ह्यूरोज। इलाहाबाद से लियाकत अली। और इसका हो जाएगा दमनकर्ता कर्नल नील विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। यह सभी हो जाएगा आपका जगदीशपुर से। याद रखिएगा जगदीशपुर से बात करें तो हो जाएगा कुंवर सिंह। और इसका दमनकर्ता कौन हो जाएगा? तो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने किया था। आगे है बरेली। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था और दमनकर्ता हो जाएगा कैंपबेल। फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। साथ ही कर्नल नील जो थे वो दमनकर्ता थे। और फतेहपुर से हो जाएंगे अजीमुल्लाह। दमनकर्ता हो जाएंगे जनरल रेंडर। आगे है प्रश्न संख्या 7, बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। बारदोली में यानी कि 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 32% वृद्धि कर दी। कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी थी? तो वह जगह 32% है, जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के फलस्वरूप बूमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा मामलों का जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह अगर पूछे कब हुआ था तो 1928 में। और बारदोली की महिलाओं ने किसको जो है सरदार की उपाधि दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अगला है प्रश्न कि विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर। किसके ऊपर? तो प्रति व्यक्ति आय पर। आगे है इसका डिस्कस की विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 4 आय समूह में विभाजित किया गया है। कितने आय समूह में? तो 4 हो जाएगा। पहला हो जाएगा निम्न आय, दूसरा निम्न मध्यम आय, और तीसरा उच्च मध्यम आय, और चौथा हो जाएगा
उच्च आय। आगे है विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करें, इसकी स्थापना की तो जुलाई 1944 में किया गया था। याद रखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, और इसके सदस्य देश की बात करें तो 189 हो जाएगा, यानी कि 189 हो जाएगा। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जो है जाना जाता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। अगला है प्रश्न संख्या 9। 14 सेंटीमीटर वाले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कितना हो जाएगा? तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना? तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। याद रखिएगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अगला है प्रश्न की द्विघात समीकरण 5x² + 3x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, क्या होगी इसका? तो वो हो जाएगा आपका कोई वास्तविक मूल नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है मैथ का ही प्रश्न है कि यदि A/B/C = 2/3/4 है तो 1/A/1/B/1/C बराबर क्या होगा? तो वह हो जाएगा 6/4/3। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, आंसर जो है आपको निकल के आ जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 12 की 42 + 38 + 34 + ... +6 का योग है। तो इसका योग आपका आ जाएगा 240। इसका फॉर्मूला होता है SN = n/2 × A + n-1 × D होता है, यानी कि T बराबर अंतिम पद, S बराबर पदों का योग, A बराबर प्रथम संख्या और D बराबर संख्याओं का अंतर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13 की भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दाहिया किस राज्य में कहा जाता है? तो वह हो जाएगा आपका कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दाहिया जो है वो कहा जाता है। वो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में झूम खेती को दाहिया, बेबर, मसान और पेंडा कहा जाता है। अन्य झूम खेती के प्रकार और संबंधित राज्य क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए झूम यहाँ पर दिया गया है, यानी कि खेती के प्रकार हो जाएगा आपका झूम। और राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। बेबर दाहिया हो जाएगा मध्य प्रदेश में, पोंडू पेंडा आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट भारत, कुमान पामा डाबी उड़ीसा, वालरे या वाल्टरे यह हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। आगे है कि खील हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र। कुरुबा की बात करें तो झारखंड, पामलू मणिपुर, दीपा हो जाएगा छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कईगिन हो जाएगा फिलीपींस में, मिल्पा हो जाएगा मैक्सिको या मध्य अमेरिका, कोनुको वेनेजुएला, रोका हो जाएगा आपका कहाँ पर? तो ब्राज़ील में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लंदांग हो जाएगा इंडोनेशिया एवं मलेशिया, रे हो जाएगा वियतनाम, तैगनगे म्यांमार, चेना तो श्रीलंका हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14। नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नेवेली हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा नेवेली? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे है कि टर्शियरी युगीन कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकुम जो कि असम में है, नेवेली तमिलनाडु में एवं पलना राजस्थान में है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मन्नार खंड में होने का अनुमान लगाया गया है।
आगे है प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र एवं संबंधित राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र हो जाएगा रानीगंज, झारखंड का हो जाएगा झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, ये सभी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा तातापानी, रामकोला, उड़ीसा का तलचर, तेलंगाना का सिंगरेनी और मध्य प्रदेश का सिंगरौली हो जाएगा। आगे है कि देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयला तृतीय या टर्सरी युगीन चट्टान में मिलता है। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो हुआ था 1985 में। याद रखिए, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुआ था। आगे है कि गंगा एक्शन प्लान यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और मंत्रालय द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। आगे है कि गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को जो है यहाँ से लागू हुआ था। आगे दिया गया है कि इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डाइवर्जन और घरेलू सिविजेशन उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त औद्योगिक रासायनिक कचरे को जो है नदी में प्रवेश करने से रोकना हो जाएगा इसका कार्य। आगे दिया है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि इसका गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वह किया जाता है। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कार्यकल्प के हेतु प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में हुई थी। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। अगला है प्रश्न संख्या 16 की कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? कांटे और चूसक जो है वो किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो वह हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। किसका? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का याद रखिएगा। आगे है प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गीगेनबार ने 1899 में किया था। किसने किया था? तो गीगेनबार ने। और कब किया था? तो 1899 में। आगे दिया गया है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का अर्थ होता है चिपटे कृमि। क्या होता है इसका अर्थ? तो चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आगे है कि इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण, जैसे कि इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। कैसा होता है? तो परजीवी। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होती हैं, जैसे प्लेनेरिया। अगला है कि ये जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। और तीसरा हो जाएगा कि इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती हैं तथा शरीर के अंदर से अंशों के बीच की जगह पैरेन्काइमा से भरी रहती हैं। और 4 में दिया गया कि ये जंतु त्रिस्तरीय होती हैं। कैसा होता है? तो त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना होता है। 5वां हो जाएगा कि इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती हैं। इसका उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा प्लेनेरिया, फैसिओला, टीनिया, सिस्टोसोमा आदि। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 17 कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो वो हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? तो भागलपुर में हो जाएगा। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। कितना किलोमीटर? तो 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा हो जाएगा।
सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। याद रखिएगा कि सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में जो है वो अधिसूचित किया गया था। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। आगे है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। कहाँ पर है? तो पटना विश्वविद्यालय परिसर में। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 18 की कृष्णा नदी जल विवाद डैश बांध से संबंधित है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है आपका किस बांध से संबंधित है? तो वह जगह श्री सैलम बांध से। किस बांध से? तो श्री सैलम बांध से। आगे है कि कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। कब किया गया था स्थापना? तो 1969 में किया गया था। आगे है अन्य महत्वपूर्ण बातें कि जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद है। यानी कि प्रथम नदी अगर पूछे तो वह जगह कौन सा नदी? तो गोदावरी नदी हो जाएगा पहला स्थान पर, और दूसरा पर हो जाएगा कौन सा? तो कृष्णा हो जाएगा द्वितीय स्थान पर। याद रखिएगा। आगे है कि प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर हो जाएगा, और ये इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां है वह जगह तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ये सभी हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाएंगे निपात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो निपात कहलाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 20 की स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सुजोर आगत। क्या हो जाएगा? सुजोर आगत हो जाएगा। यानी कि दो समीपवर्ती में वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे देव प्लस आलय, ये मिला के क्या हो जाएगा? तो देवालय। जगत प्लस नाथ, ये हो जाएगा जगरनाथ। आगे है कि संधि के नियम द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संधि विच्छेद। यानी कि परीक्षार्थी का अगर हम संधि विच्छेद करना चाहे तो परीक्षा जोड़ अर्थी हो जाएगा। फिर वही उसी तरह जो है वागीश का करेंगे तो वाकह जोड़ इसे, अंतःकरण का करेंगे तो अंतः जोड़ करण, ये सभी हो जाएगा ये आपका। आगे है प्रश्न संख्या 21 की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो वह हो जाएगा आपका कितना? तो 33% का लक्ष्य रखा गया था। कब? तो 1952 के तहत। आगे है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का कितना है? तो 25.17% है। कितना हो जाएगा? तो 25.17%। आगे है कि 21.76% वन आवरण और 3.41% आपका वृक्ष आवरण हो जाएगा। अगला है कि 1952 के नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और सुनिश्चित करना हो जाएगा। अगला है कि 12,000 की धनराशि पर 4 महीनों के लिए 720 सरल ब्याज मिला तो वार्षिक ब्याज दर कितना था? तो वह जगह आपका 18%। निकालने के लिए इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो साधारण ब्याज दिया गया है कितना? तो 720 दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि 720 बराबर
मूलधन हो जाएगा 12,000, समय हो जाएगा 4 वर्ष और दर को निकालना है, यानी कि आर लिख देंगे, बटा में कर देंगे 100 और कितने महीने का कह रहा है तो एक साल का, यानी कि 12 महीने का, तो 12 से हम गुना कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, तो 18% निकल के आ जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 23 कि कोण ए बी सी में यदि बी सी बराबर ए बी और कोण बी बराबर 70 डिग्री तो कोण ए बराबर होगा कितना हो जाएगा, तो 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका आंसर दे दिया गया है, साथ ही सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके जो है इस क्लास को पा सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 24 मैथ का कि मीना अपने वेतन का 12.1/2% बचाती है। 35,000 खर्च करने के बाद उसका वेतन रुपए में कितना हो जाएगा, तो उसका वेतन आ जाएगा आपका 40,000। यहाँ पर जो है आपका सॉल्यूशन के साथ दे दिया गया है। अगला है प्रश्न की परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है। आगे है दिया हुआ कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या जेड बराबर नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या बराबर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि Z बराबर P बराबर E हो जाएगा। आगे है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियॉन। अतः द्रव्यमान संख्या यानी कि ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा आपका न्यूक्लियॉन की कुल संख्या। आगे है परमाणविक प्रतीक का निरूपण, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है जेड के पावर एक्स, एक्स का पावर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जहाँ एक्स हो जाएगा उदासीन परमाणु का प्रतीक, ए हो जाएगा द्रव्यमान संख्या और जेड हो जाएगा आपका क्या, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला है प्रश्न की यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका अर्थोपोडा। क्या हो जाएगा, अर्थोपोडा हो जाएगा। आगे है संघ अर्थोपोडा। पहले एनिलिडा और अर्थोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम से एक समूह में रखा गया था, किंतु बाद में कब, तो 1845 में केटी वान सीवोल्ड ने एनिलिडा को इस समूह से अलग कर उन्हें वर्म्स नाम दिया और शेष जंतुओं को अर्थोपोडा नाम के एक समूह में रखा था। आगे है कि श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा जलीय जीव में, कुलोमों द्वारा स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों या फुसफुसों द्वारा होती हैं। उत्सर्जन क्रिया मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होती हैं। इस संघ के जंतु सामान्यतः जो है आपका एक लिंगी होते हैं। कैसा होते हैं, अर्थोपोडा का तो वो जगह एक लिंगी होते हैं। अर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति जो है आपका अर्थोपोडा का है। किसका, तो अर्थोपोडा का हो जाएगा। इसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, यानी कि रक्त जो है आपका वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित खंड युक्त त्रिस्तरीय होता है। इस संघ के जंतु की बात करें तो जल, थल एवं वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। किस वर्ग का, तो अर्थोपोडा वर्ग का। अगला है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित गुण में से कौन सा प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है, तो वह करता है आपका प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति। आगे है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें जो है आपका केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। अगला है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह जो हो जाएगा आपका किस अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। किसका, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दिया गया है। आगे है कि
क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो देते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 29 की अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। आगे है इसका डिस्कस की अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अतः यह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। अपमार्जक का उपयोग की बात करें तो किसके बनाने में किया जाता है? तो शैम्पू और कपड़े के धोने के उत्पाद बनाने में। साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। याद रखिएगा, सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन जो है आपका मुलायम होते हैं। साबुन का निर्माण जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से किया जाता है। याद रखिएगा कि साबुन का जो निर्माण होता है वो आपका जंतु का जो चर्बी होता है या वनस्पति तेल होता है इससे जो है आपका किया जाता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। कठोर जल में साबुन जो है आपका क्या नहीं देगा? तो झाग नहीं देता है और सफाई में भी कठिनाई होती है। आगे दिया गया है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती हैं। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर कर ली जाती हैं। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। किसको? तो जल को। अगला है प्रश्न संख्या 30 की बेकिंग सोडा से सेंधा नमक धोने का सोडा और बूझा चुना हुआ के जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम है। तो बढ़ने का सही क्रम हो जाएगा आपका सेंधा नमक, बेकिंग सोडा, धोवन का सोडा और बूझा हुआ चूना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि सेंधा नमक यानी कि 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा किसको कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा को। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका NaHCO3। साथ ही हम बेकिंग सोडा का पीएच मान की बात करें तो 8.1 होता है। धोवन सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका Na2CO3 × 10H2O। इसका पीएच मान हो जाएगा आपका 11। बूझा हुआ चूना की बात करें तो इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला हो जाएगा Ca × OH2। पीएच मान की बात करें तो बूझा हुआ चूना का पीएच मान हो जाएगा 12.4। अगला है प्रश्न की असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? तो वह करता है आपका कौन? तो वह करता है ऑप्शन नंबर बी कि एक वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। एक वस्तु जो है समान समय अंतराल में असमान दूरियां को तय करती हैं। आगे दिया गया है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग या अचर वेग कहलाता है। आगे है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या अस्थिर वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन द्वारा
लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि अम्ल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? तो यह करते हैं, अम्ल का कार्य होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है? तो वह जगह खट्टा। याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आगे है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? तो H+ आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। आगे है अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की बात करें तो यह किसमें पाया जाता है? तो सिरका में। अगला है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में। सिट्रिक अम्ल किसमें हो जाएगा? तो नींबू, संतरा या अन्य सिट्रस फल में हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध और दही में हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो पालक में और टमाटर में। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो इमली हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा और कच्चे आम हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो सोडा वाटर व अन्य पेय में। मैलिक अम्ल किस में होता है? तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। अगला है प्रश्न कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक तन्य धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सोना। कौन हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा। याद रखिएगा। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। याद रखिएगा। आगे है कि आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। अगला है प्रश्न कि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो वह जगह असंतृप्त एवं संतृप्त। यानी कि वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। आगे दिया गया है कि वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। आगे है कि साधारणतः वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वही जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में है कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मोस जो है आपका विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा है कि निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरियों की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका आंसर सही हो जाएगा, कि केवल 1 हो जाएगा। आगे है इसका डिस्कस कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे है ब्रह्मोस मिसाइल। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त उद्यम है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 290 किलोमीटर और यह 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी की उच्च गति के साथ जो है विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। कौन? तो ब्रह्मोस है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। आगे है निर्भय मिसाइल। यह हो जाएगा कि यह एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण में रेंज से 12 मार्च 2023 को किया गया। अगला है प्रश्न कि निसार क्या है। निसार क्या हो जाएगा? तो इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार। निसार क्या है? तो इसरो और नासा के द्वारा विकसित एक रडार हो जाएगा। आगे दिया गया कि दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच
एक संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark II नामक प्रक्षेपयान से छोड़ा गया था। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना है। अगला है प्रश्न संख्या 37। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? तो वह घोषित किया गया था 23 अगस्त को। कब? तो 23 अगस्त 2024 को घोषित किया गया था और इसीलिए जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब आगे है कि भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, यानी कि भारत की अंतरिक्ष गाथा हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया है? वह किस देश हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका अमेरिका। किस हो जाएगा? तो अमेरिका। आगे है इसका डिस्कस कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में अमेरिका की टीम ने बिहार का दौरा किया। अमेरिका के द्वारा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की सराहना की गई। आगे है प्रश्न संख्या 39। 75 वर्षों बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई? वह हुआ है ग्रेटर काजीरंगा में। कहाँ पर? तो ग्रेटर काजीरंगा में होगा, याद रखिएगा। आगे दिया गया कि विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग यानी कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और TSA फाउंडेशन इंडिया के द्वारा 16 से 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबे हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 5 प्रजातियों के 900 से अधिक मीठे पानी के कछुए और एक मादा घड़ियाल पाए गए हैं। यह अध्ययन सुष्मिता कर और मोनालिसा वशिष्ठा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो असम में, और वह जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BAPL ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया? वो दिया है फिलीपींस को। किसको? तो फिलीपींस को दिया है। आगे है कि भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस ने इसे चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खरीदा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्पेटली द्वीप को लेकर विवाद चलता रहता है। अगला है प्रश्न कि बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खरी मूर्ति मिली है? वह मिला है सुल्तानगंज। याद रखिएगा कि बिहार में सुल्तानगंज से बुद्ध की तांबे की खरी मूर्ति मिली थी। 1861 में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति का निर्माण की बात करें तो गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरिधारी यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को विदेश से भारत लाने की मांग की है। किसने? तो गिरिधारी यादव ने। अगला है प्रश्न संख्या 42 की वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो वह जगह 61.80%। आगे दिया गया है बिहार में साक्षरता दर 2011 के जनगणना अनुसार। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 61.80%, पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 61.2 हो जाएगा और महिला की बात करें तो 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा बिहार में तो रोहतास हो जाएगा। कितना प्रतिशत? तो 73.37%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला की बात करें तो रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा आपका रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो सहरसा हो जाएगा।
आगे है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे नीचे पायदान पर है। अगला है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो वह जगह तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र नहीं हो जाएगा। शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अवांछनीय रूप में भावर प्रदेश का विस्तार है। यह क्षेत्र में कंकर पत्थरों यानी कि बजरी की अधिकता के कारण इसमें बहुत अधिकांश सरंध्रता होती हैं, जिसके कारण नदियाँ जो है यहाँ पर विलीन हो जाती हैं। आगे है कि भावर प्रदेश के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी की तराई प्रदेश कहा जाता है। भावर प्रदेश की लुप्त हुई नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है एवं यहाँ जैव विविधता का एक विशाल भंडार है। यहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी होती हैं। अगला है प्रश्न कि पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो पेरियार हो जाएगा कहाँ पर? तो केरल में। याद रखिएगा पेरियार हो जाएगा कहाँ पर? तो केरल में हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है कुछ अन्य बाघ रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति, जैसे बांदीपुर। बांदीपुर बाघ रिजर्व हो जाएगा आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो कर्नाटक में। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली, अंशी, बिलीगिरी, रंगनाथ, ये सभी हो जाएगा आपका कहाँ पर? तो कर्नाटक में हो जाएगा। आगे है कालकंड, मुंडन, दुथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुथुर, मोगा मलाई, ये सभी हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। मेलघाट, पेंच, तडोबा, अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, नामजीरा, बोर, ये सभी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? तो वह वर्ड प्रेस नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। आगे है कि गूगल टॉक को जी टॉक कहा जाता है। गूगल टॉक को क्या कहा जाता है? तो जी टॉक कहा जाता है। इसका उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के पास नाम एवं पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसका उपयोग करने हेतु 900 के एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। गूगल हैंगआउट्स के जरिए कॉल, वीडियो कॉल एवं मैसेज किया जाता है। गूगल हैंगआउट्स फॉर एयर के जरिए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा सकता है। अगला है प्रश्न कि कालाजार बीमारी का रोगाणु है। कालाजार बीमारी का रोगाणु कौन हो जाएगा? तो लिस्मेनिया, लिस्मेनिया। कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा। इस रोग की वाहक हो जाएगा आपका बालू मक्खी और परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला अन्य रोग, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया हो जाएगा आपका परजीवी हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम। पायरिया का हो जाएगा एंट अमीबा जिनजिनवेलिस। सोने की बीमारी तो ट्रिप्नेसोमा गेविसियंस। पेचिस हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला है प्रश्न की समसूत्री विभाजन मदद करता है। समसूत्री विभाजन किसको मदद करता है? तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ऊतक की वृद्धि और मरम्मत को, याद रखिएगा। आगे है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है? तो समसूत्री विभाजन हो जाएगा कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा था? तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। किस नाम से जाना जाता था उस समय? तो माइटोसिस के नाम से। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, याद रखिएगा। समसूत्री विभाजन जो होता है आपका कायिक कोशिका में होता है। कहाँ पर होता है? तो कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन को 5 चरण में बांटा गया है। कितने चरण में? तो 5 चरण में। कौन कौन सा हो जाएगा? तो अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चात अवस्था सबसे छोटी होती हैं, वह केवल 2-3 मिनट में जो है वह समाप्त हो जाती हैं।
अगला है प्रश्न कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए किए जाते हैं? तो परमाणवीय नाभिक के लिए। किसके लिए? तो परमाणवीय नाभिक के लिए किया जाता है। आगे है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कण का बौछार करवाया। इस प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1908 में मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? तो बिहार का नहीं हो जाएगा आपका पट्टचित्र हो जाएगा, याद रखिएगा। पट्टचित्र कहाँ का हो जाएगा? तो उड़ीसा का। इन चित्रों में कपड़ा पर हिंदू देवी देवताओं को जो है वो दर्शाया जाता है। आगे है बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प कलाएँ, जैसे खटवा कला। खटवा एक प्रकार की एप्लिक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार में हुई थी। इसका उपयोग डिजाइनर, टेंट, छतरिया और शमियाना बनाने के लिए किया जाता है। किसका? तो खटवा कला का। पारंपरिक रूप से राजघराने और कुलीन लोगों के लिए भव्य तंबू और छतरिया बनाने के लिए खटवा का प्रयोग किया जाता है। आगे है सुजनी कढ़ाई। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। किसको? तो बिहार के मुजफ्फरपुर के सुजनी कढ़ाई को। पारंपरिक रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती थी, लेकिन अब यह कढ़ाई कला जिले की 600 महिलाओं के लिए आजीविका और आत्मनिर्भरता का जरिया है। आगे है मधुबनी चित्रकला। इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। इस कला का आरंभ 1960 में मधुबनी जिले के एक साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी के साथ हुआ था, जिन्होंने रंगीन चित्रकला का परिचय दिया। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान है। इस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार बउआ देवी, दुलारी देवी, ये सभी हो जाएंगी। आगे है इंग्लिश का प्रश्न कि योर्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। देयर वेयर 6 लेजी वाई एंड 4 इंडस्ट्रीज डॉट इन आवर्स क्लास, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा वंस इन आवर्स क्लास हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है इंग्लिश का प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है हिंदी का प्रश्न कि निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न संख्या 53 से 56 के उत्तर दीजिए। गद्यांश अगर पढ़िएगा तो क्लास जो है आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सीधे प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप लोग इस क्लास का जो है पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जो है इस पीडीएफ को आप लोग पा सकते हैं। चलिए, प्रश्न दिया गया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, याद रखिएगा। गुप्त काल एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था, याद रखिएगा। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कथाओं का जो है वो कलाओं का उत्थान हुआ, याद रखें। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं जो है आपका निम्न है, जैसे प्रथम बार संरचनात्मक मंदिर का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, कुषाण आदि पूर्वकालीन नगण्यता का लोप, धर्म कला के अनुगामी के रूप में पाषाण का अत्यधिक प्रयोग, साथ ही ईंटों का प्रारंभ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यानी कि वैष्णव मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है आपका। अगला है प्रश्न संख्या 54, संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या, किसी देश की कार्यशील जनसंख्या। मानव संसाधन को जनशक्ति, श्रम शक्ति या क्रमिक भी कहा जाता है। मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या में मौजूद योग्यता, क्षमता, कौशल और ज्ञान को कहा जाता है। अगला है प्रश्न कि मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है? मनुष्य को जो है
पशु से देवता कौन बनाता है? तो वह बनाता है श्रेष्ठ पुस्तकें बनाता है। कौन? तो श्रेष्ठ पुस्तकें। आगे है प्रश्न संख्या 56। तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का जो है वो स्वागत करेंगे? तो किसमें कहा था? वह कहा था पुस्तक में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है? तो बिहार में आपका सारनाथ नहीं है। सारनाथ कहाँ पर हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बौद्ध सर्किट परियोजना शुरू किया गया है, जिसमें देश भर में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी जगहों को जोड़ने हेतु सड़कों को आपस में जोड़ा जाएगा। बौद्ध सर्किट में शामिल स्थल है बोध गया जो कि बिहार में है, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना, सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, कपिलवस्तु, संकिंसा, ये सभी जोड़ा गया है। अगला है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? तो 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है, याद रखिएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के के अंतर्गत जो है कानूनी के रूप में रखा गया है। आगे है वर्तमान में हमारे संविधान के 6 मौलिक अधिकार, जैसे पहला हो जाएगा समता या समानता का अधिकार। यह किस अनुच्छेद तक है? तो 14 से 18 में। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से और 24 से। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह हो जाएगा छठा, और अनुच्छेद यह 32 में है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितना? तो वो हो जाएगा 15%। कितना हो जाएगा? तो 15% हो जाएगा। आगे है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है। जहां सदन की संख्या जो है आपका 40 है, वहां अधिकतम 12 होंगे। अगला है प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य को उल्लेख किया गया है? तो वह किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ने में संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जो है रखा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कुल मूल कर्तव्य की सूची में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे अब कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वो 11 हो गया है, याद रखिएगा। 11वां हो जाएगा मौलिक कर्तव्य कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला है प्रश्न कि गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है? तो गुरुत्वाकर्षण से टिका हुआ है। आगे है इसका डिस्कस कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह अपने वायुमंडल को पकड़ कर रखता है तथा उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणुओं में द्रव्यमान होता है तथा इन परमाणुओं और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगला है प्रश्न कि ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है कहाँ पर? तो निर्वात में। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है निर्वात से, याद रखिएगा। आगे है कि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है।
आगे है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में और उसके बाद किस में होगा, तो गैस में हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती हैं, जबकि आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं। ध्वनि की चाल दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है आपका अपरिवर्तित रहती हैं। अगला है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती हैं। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती हैं। आगे है दिया गया कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। अगला है प्रश्न कि एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है। एक में है कि यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता है तब इसके वेग में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा, बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा है कि यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा, तो चाल में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये दो जो है वो गलत दिया गया है। तीसरा है कि यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या नहीं हो, किंतु इसमें कुछ त्वरण भी होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा है कि यदि चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तो इसका वेग स्थिर रह सकता है, यानी कि 4 जो है आपका सही है, यानी कि 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका निष्कर्ष है कि एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। यदि गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। आगे है कि एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरण के माध्यम से किया जाता है, यानी कि v बराबर u प्लस at के माध्यम से किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पर दिया गया है कि s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जहाँ u बराबर हो जाएगा वस्तु का प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, s बराबर t समय अंतराल में तय की गई दूरी और v बराबर वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा। आगे है कि त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। चाल का SI मात्रक आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अगला है प्रश्न कि फॉस का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है, इसमें F किसका संक्षिप्त रूप है, तो F हो जाएगा आपका फ्री का, किसका, तो फ्री का। फॉस का पूर्ण रूप हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स, यहाँ पर हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है कि फॉस वह सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त में उपलब्ध है और उपयोगकर्ताओं को इसे चलाने, संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। मुफ्त शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, और ओपन सोर्स का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। अगला है प्रश्न कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे है बिहार का कुल शहरी क्षेत्रफल, तो 10,195.49 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% क्षेत्र में बिहार का विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। वही देशांतरीय की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर हो जाएगा।
बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो वह जगह 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 66। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वह जगह कांवर झील। कांवर झील हो जाएगा बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे दिया गया है कि कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंगा के विसर्पण प्रवाह के कारण निर्मित हुई है। वर्तमान में बिहार में 3 रामसल स्थल क्रमशः कांवर झील हो जाएगा, नागा पक्षी जो कि जमुई है, और नागी नकटी यह जो है आपका जमुई में दिया गया है, याद रखिएगा। रामसर एक ईरानी शहर है जहां 1971 के आर्द्रभूमि और उनके नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया। भारत में सबसे बड़ा रामसल स्थल हो जाएगा पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। भारत का सबसे छोटा रामसल स्थल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का रेणुका, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि बिहार लोक सेवा आयोग अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो वह किया गया था अगस्त 2011 में लागू। कब? तो अगस्त 2011 में हो जाएगा। अगला है कि यह कानून बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन जायदाद के दस्तावेज दिए जाने के अलावा आवास, जाति, चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं के शामिल किया गया है। तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दंडित होंगे। आगे है बिहार संबंधित अन्य अधिनियम। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 1993 में। बिहार मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। कब? तो 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 68 की भारतीय सरकार की तरफ से डैश करेंसी नोट जारी करता है, यानी कि भारतीय सरकार की तरफ से कौन जो है करेंसी नोट जारी करता है? तो वह करता है आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्य। व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करना। कोई भी बैंक अपनी किसी राशि किसी शाखा का हस्तांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। भारत के विदेश से व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना, यह जो है आपका आरबीआई का कार्य हो जाएगा। आगे है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई उत्तरदायी है। अगला है प्रश्न संख्या 69 की वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिला है? किनको नहीं मिला है? तो श्रमिकों को नहीं मिला है, याद रखिएगा। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना है। अर्थात इसका व्यापक अर्थ हो जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोलना है। अगला है प्रश्न कि कौन सा देश अपने रणनीति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है? तो वह अपना रहा है चाइना। कौन? तो चाइना। ग्रे जोन वारफेयर रणनीति बलपूर्वक की जाने वाली कार्रवाइयाँ जो सशस्त्र संघर्ष से दूर होती हैं लेकिन सामान्य कूटनीतिक, आर्थिक और अन्य गतिविधियों से परे हैं, को व्यापक रूप से चीन के घरेलू, आर्थिक, विदेशी नीति और सुरक्षा उद्देश्य को आगे बढ़ाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि सुश्री शांति देवी
पासवान और श्री सीवन पासवान को डैश से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री से। कब? तो 2024 में। याद रखिएगा कि सुश्री शांति देवी पासवान और श्री सीवन पासवान को 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। मिथिला और गोदना पेंटिंग विद्या की सिद्धहस्त हस्त कलाकार लहेरियागंज मधुबनी की दंपति शांति देवी एवं सीवन पासवान को राष्ट्रपति भवन में ताम्रपत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इनके कलाकृति को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई देशों में ख्याति मिल चुकी है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है राज्यसभा के द्वारा? तो वह किया जाता है कि यह आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देता है तथा यह संवैधानिक संशोधन को पारित करता है। याद रखिएगा, यानी कि केवल 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे है कि निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान होती है। यानी कि सामान्य विधायक का पुनः स्थापन और उनको पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधायकों का पुनः स्थापन और उनको पारित करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालीन की स्वीकृति, संवैधानिक इकाइयाँ जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगला है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 74 हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के खंड 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किस में है? तो अनुच्छेद 75 के खंड 1 में, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन? तो राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद 75 के खंड 2 मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 के खंड 3 में है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अगला है प्रश्न कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वह कौन नहीं है? तो किक्कट नहीं है। याद रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 75 कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम हो जाएगा सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोजेस मार्गी खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? तो सुभद्र को। अगला है प्रश्न कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। वह अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि हो जाएंगे। आगे है दिया हुआ कि कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें 8 दिग्गज कहा जाता था, इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पोड्डाना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं हो जाएगा स्वरोचित संभव एवं मनुचरित्र। याद रखिएगा। आगे है कि कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना हो जाएगा अमुक्त मल्याद, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया था। किसने? तो वह किया था कृष्णदेव राय ने। अगला है प्रश्न संख्या 77। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा? तो अमीर खुसरो हो जाएगा।
आगे है डिस्कस की जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। कौन कहता था? तो अमीर खुसरो ने। अगला है प्रश्न कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स से। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1784 को, याद रखिएगा। उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर? तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि 1757 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो जाएंगे पाम एस्टर्न हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे है कि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टर्न, हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल की बात करें तो 1855 से लेकर के 1858 ईस्वी तक था, याद रखिएगा, तथा 1859 से 1865 तक था। अगला है प्रश्न कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो मिरातुल अखबार हो जाएगा राजा राम मोहन का, राजा राम राय मोहन के, याद रखिएगा। आगे है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित राजा राम मोहन राय करते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कैमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया था। कब? तो 1821 में किया था। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब, यानी कि 1823 में, उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीय द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय। अगला है प्रश्न कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना किसको हराया था? तो वह हो जाएगा पोलूर में हराया था। कहाँ पर हराया था? तो पोलूर में हराया था, याद रखिएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। कर्नाटक पर सितंबर 1780 में आक्रमण करके अर्कोट पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नाम स्थान पर हरा दिया, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म यानी कि टॉकी था, कौन सा था? तो वह हो जाएगा आलम आरा हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि 14 मार्च 1931 को शनिवार को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में अर्देशीर ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई। ये भारत की पहली फिल्म थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और नियमित किया गया था। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? वह करता है संविधान की प्रस्तावना करता है, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो उच्चतम न्यायालय कह रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जगह अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करता है, याद रखिएगा।
आगे है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जो है यानी कि 5 प्रकार की रीट होते हैं वो जारी करने का शक्ति दिया गया है। वह 5 प्रकार के रीट हो जाएंगे: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। आगे है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रीट निकालने का अधिकार है। अगला है प्रश्न कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो वह हो जाएगा लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अतः प्रधानमंत्री भी जो होते हैं लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। अगला है मैथ का प्रश्न की 8,000 का 12.1/2% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3390.625। इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका दिया गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। आप लोग यहाँ से जो है इस क्लास को देख सकते हैं। अगर PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको सारे क्लास का PDF उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। अगला है मैथ का प्रश्न, आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या आता है निकल के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला है मैथ का प्रश्न की निम्नलिखित रेखा ABCD है जहां कोण CLA बराबर 60 डिग्री, कोण BLNA बराबर 30 डिग्री, तो कोण LND बराबर क्या होगा? तो कोण LND बराबर आपका हो जाएगा कितना डिग्री? तो हो जाएगा आपका 150 डिग्री। अगला है प्रश्न रीजनिंग का है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर दिया गया है CEHJMOR, तो आगे आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर जो है आपका 2-2 बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर C का अंक कितना होगा? तो 3, E का 5। ठीक इसी तरह आप कीजिएगा, यानी कि 2 का वृद्धि किया गया है फिर 3 का किया गया है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा आपका T हो जाएगा। अगला है मैथ का प्रश्न कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 15 CP बराबर 20 SP हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? यानी कि 15 बराबर 20, इसको इधर लाएंगे तो 20 बराबर 15, यहाँ पे काटेंगे कितना अधिक है? तो 5/20 गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर निकल के आ जाएगा 20/25 यानी कि 25% ना हो। अगला है प्रश्न कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगी, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कब? तो 1948 में किया गया था। याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। किसके द्वारा? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो इनके ही द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध होगा? तो दूध उत्पादन से। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सी नदी? तो वो हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी नदी? तो गंगा नदी हो जाएगा। कितना किलोमीटर इसका लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर। साथ ही गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर, उसके बाद कृष्णा की बात करें तो 1400 हो जाएगा, और नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 851 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न मृदा अपरदन रोका जा सकता है कि कैसे रोका जाता है? तो वन रोपण के द्वारा, याद रखिएगा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है। यहाँ दिया गया कि वृक्षारोपण यानी कि यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। उसके बाद हो जाएगा सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि। उसके बाद अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी, याद रखिएगा।
अगला है इंग्लिश का प्रश्न, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न संख्या 100 और आज का लास्ट है प्रश्न कि इट इज टाइम टू डू द वर्क, यानी कि चेंज द वॉइस करना है, यानी कि चेंज करेंगे तो आ जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू वे डन। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग पा सकते हैं।